अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, अब तक आपने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ में जाना कि कैसे जंगों की शुरुआत हुई और कैसे मलवल्ली और सिद्धापुरा की लड़ाइयाँ हुई थी सल्तनत मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में। और साथ ही मैंने आपको बेंकी नवाब साहब की कब्र मुबारक की ज़ियारत भी करवाई थी। चलिए अब आगे का वाक़या सुनते हैं। जब सुल्तान प्रियापट्टनम के पास से लौट के श्रीरंगापट्टनम की तरफ आए तो उस वक्त सुल्तान की फ़ौज इन कांस्टेंट लड़ाइयों की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और साथ ही साथ जब श्रीरंगापट्टनम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैरिस की फ़ौज आ पहुंची तो सुल्तान जानते थे कि अंग्रेज़ बहुत ही जल्द श्रीरंगापट्टनम के आइलैंड में भी घुस जाएंगे। इसलिए सुल्तान खुद श्रीरंगापट्टनम आइलैंड के अरकेरे के पास जो एक नदी का क्रॉस आता है उसको क्रॉस करके चेंगल विलेज के पास आकर रुक गए। सुल्तान यहाँ पर जनरल हैरिस की फ़ौज पर फिर से हमला करना चाहते थे, मगर जब यह खबर अंग्रेज़ों को मिल गई कि सुल्तान चेंगल इलाके के पास रुके हुए हैं तो खबर मिलते ही जनरल हैरिस ने अपनी फ़ौज का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अपनी फ़ौज के साथ लेफ़्ट साइड मुड़ते हुए पूरे आइलैंड का चक्कर लगाते हुए वो श्रीरंगापट्टनम फोर्ट के वेस्टर्न फेस की तरफ जाकर लगभग 2 किलोमीटर दूर रुक गया। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ पर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान एबरकॉम्बी की फ़ौज रुकी हुई थी। दोस्तों, जनरल हैरिस को ये 28 मील का सफ़र करने के लिए लगभग 5 दिन लगे थे। इसका मतलब वो बड़े ही आराम से बिना किसी परेशानी के साथ यहाँ तक पहुँचा था, क्योंकि जो फ़ौज सुल्तान ने पूर्णैया और सैयद साहब के अंडर में छोड़ी थी अंग्रेज़ों की फ़ौज को रोके रहने के लिए, उन लोगों ने बिना अंग्रेज़ों की फ़ौज पे कोई हमला किए उनको यहाँ तक आने दिया था। और जब अंग्रेज़ों की फ़ौज किले के वेस्टर्न एंगल से लगभग 2 किलोमीटर दूर आके रुक गई थी पूरी तरह से, तब भी अंग्रेज़ किले के नज़दीक आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वेस्टर्न और नॉर्दर्न एंगल के आउटर रैम्पार्ट्स के बाहर नदी के पास सुल्तान के रॉकेट कुशून्स मौजूद थे। दोस्तों, इन रॉकेट कुशून्स के रॉकेट्स न सिर्फ दुश्मनों पर गिरते थे बल्कि बहुत बड़ा धमाका भी करते थे गिरते ही। और कुछ रॉकेट्स ऐसे भी थे जो हवा में ही फट जाया करते थे और जिसमें से छोटे छोटे छर्रे दुश्मनों के जिस्मों को फाड़ के निकल जाया करते थे। दोस्तों, इस जगह को उस ज़माने में सुल्तानपेट तोपे कहा जाता था, या फिर ये एक छोटा सा सुल्तानपेट नामक गांव था। इस जगह पर अंग्रेज़ों का काफ़ी जान और माली नुकसान हुआ था, जिसके चलते अंग्रेज़ चाहते थे कि वो किसी भी तरह से इन रॉकेट कुशून्स को ख़त्म कर दें। इसलिए जनरल हैरिस ने 2 ग्रुप्स को बनाकर सुल्तान के रॉकेट ट्रूप्स के ऊपर या फिर रॉकेट कुशून्स के ऊपर उन पोजीशन पे हमला करके कब्जा करने के लिए भेजा। एक ग्रुप को कर्नल शॉ लीड कर रहा था और दूसरे ग्रुप को कर्नल वेलेस्ली लीड कर रहा था। कर्नल शॉ को यह ऑर्डर दिया गया था कि वो किले के करीब ही मौजूद एक एक्वेडक्ट को कब्जा में ले, और कर्नल वेलेस्ली को यह ऑर्डर दिया गया था कि वो सुल्तानपेट गाँव पर हमला करके उसको कब्जे में ले। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ पुराने मैप्स दिखाता हूँ और इन लड़ाइयों की लोकेशंस के बारे में आपको क्लियरली समझाता हूँ। अभी जैसे आप इस मैप में देख सकते हो कि कैसे अंग्रेज़ों की फ़ौज मद्रास और वेल्लोर होते हुए अंबूर के रास्ते मलवल्ली के पास आकर बाद में श्रीरंगापट्टनम पहुँची थी, और अंग्रेज़ों की एक दूसरी फ़ौज कैननोर की तरफ से सीधा सिर होते हुए श्रीरंगापट्टनम तक आ रही थी। दोस्तों, इसमें निज़ाम की फ़ौज वेल्लोर के पास आकर अंग्रेज़ों से मिली थी और मराठाओं की फ़ौज बॉम्बे की तरफ से अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आई थी। और दोस्तों, अभी जो आप मैप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ओरिजिनल मैप है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का, जो 1792 में बनाया गया था। कैप्टन फ्लॉयड, जो सर्वेयर जनरल था ब्रिटिश आर्मी के लिए, उसने इस मैप को बनाया था। दोस्तों, मैं इसी मैप को यूज़ करने वाला हूँ आपको आगे का फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सीज और बैटल एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर इस जगह जनरल हैरिस अपनी फ़ौज के साथ रुका हुआ था, और यहाँ इस जगह पर एक छोटा सा गांव का इलाका था जिसको सुल्तानपेट कहा जाता था। और कहा जाता है कि ये सुल्तानपेट गांव एक आउटपोस्ट की तरह पे यूज़ किया जाता था सुल्तान की फ़ौज के द्वारा। जनरल हैरिस ने कर्नल शॉ को इस तरफ से सुल्तान की फ़ौजों पर हमला करने को जब भेजा और साथ ही कर्नल वेलेस्ली को सुल्तानपेट के इलाके पर कब्जा करने को भेजा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 भयानक जंगें लड़ी गई। इन लड़ाइयों में काफ़ी अंग्रेज़ों को जहन्नम भेज दिया गया,
मगर इन जगहों पर सुल्तान के कई जाबाज भी शहीद हुए, जिसमें से कमांडर थे हुसैन अली खान, जो नवाब कुतुबुद्दीन खान के बेटे थे। यहाँ इन जगहों पे अंग्रेज़ों की हमलों की वजह से सुल्तान के कई सौ सिपाही शहीद हो गए, मगर फिर भी उन जाबाजों ने अपने इलाके और अपने रीडआउट्स को अंग्रेज़ों के हाथ लगने नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर हमें उस ज़माने की जंगों के बारे में समझना है तो हमें उसी ज़माने की कंडीशंस को भी समझना होगा। दोस्तों, सुल्तान और सुल्तान की फ़ौज किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थे। अगर अंग्रेज़ों को चाल चल के मक्कारी से झूठ के दम पर जीतना आता था तो सुल्तान को भी सच्चाई की ताकत और शहादत के दम पर अपने मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करना आता था। मगर सुल्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने में सबसे बड़ा हाथ रहा उन गद्दारों का, जिनकी वजह से सुल्तान की फ़ौज की हर खबर अंग्रेज़ों तक पहुंच जाया करती थी। दोस्तों, ये सुल्तान पेट की लड़ाई एक छोटे ड्यूरेशन के लिए लड़ी गई थी और इसमें अंग्रेज़ों की हार भी हुई थी, क्योंकि उन्हें पीछे हटना पड़ा था। मगर जब अंग्रेज़ दोबारा रीग्रुप होकर एक बड़ा हमला किए तो अंग्रेज़ कुछ ख़ास एरियाज़ के ऊपर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए, और जैसे ही ये इलाके अंग्रेज़ों के हाथ में आए तो फ़ौरन जनरल हैरिस ने हेवी आर्टिलरी को डिप्लॉय किया, यानी इन जगहों पर एक छोटा सा पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बनाकर उनके पीछे से तोपों को खड़ा कर दिया गया। और साथ ही इसी दौरान अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम किले के सीज और असॉल्ट प्रिपरेशंस को पूरी तरह से शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट तरफ की दीवारों के ऊपर कॉन्स्टेंटली तोपों से हमला किया था। दोस्तों, मैंने इस नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड के किले का एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने आपको उस जगह को भी दिखाया है और उस दीवार को भी दिखाया है जहां पर अंग्रेज़ों ने हमले किए थे और उस किले की दीवार को गिराया था। और मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। दोस्तों, इसी दौरान जब सुल्तान सदर्न साइड की तरफ अपनी फ़ौज को संभाल रहे थे और जनरल हैरिस को साइड से हमला करने के लिए प्लानिंग कर ही रहे थे कि इसी दौरान सुल्तान के पास एक खबर आई कि जनरल स्टुअर्ट की फ़ौज, जिसको कुछ ही दिन पहले सुल्तान की फ़ौज ने बैटल ऑफ सिदासीर में हराए थे और पीछे ढकेलने में कामयाब हुए थे, वो अंग्रेज़ों की फ़ौज दोबारा से रीग्रुप होकर फुल्ली प्रिपरेशंस के साथ वेस्ट साइड की तरफ से जनरल हैरिस को सपोर्ट करने के लिए आ रही है। इस खबर को सुनते ही सुल्तान फ़ौरन कमरुद्दीन को बुलाए और उसको समझाए कि ना सिर्फ सल्तनत मैसूर बल्कि पूरा हिंदुस्तान अब ख़तरे में पड़ गया है। किसी भी तरह से जनरल स्टुअर्ट को यहाँ पर पहुँचने से रोका जाना चाहिए, और इसीलिए सुल्तान ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ कमरुद्दीन को रवाना किए ताकि वो जनरल स्टुअर्ट को वहीं पर बीच रास्ते में रोक सके और वहीं पर उसको ख़त्म कर सके। दोस्तों, जब कमरुद्दीन किले से बाहर निकला तो उस वक्त सुल्तान ने उसके साथ बहुत ही स्ट्रांग एक हॉर्स कैवलरी भी भेजे थे। कमरुद्दीन चाहता तो आसानी के साथ जनरल स्टुअर्ट को वहीं पर मिटा सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही अपने ईमान, मुल्क और मिल्लत का सौदा कर चुका था। दोस्तों, ज़रा सोचो इन गद्दारों के बारे में, जैसे कि कमरुद्दीन, मीर सादिक, मीर नदीम। ये वो बेवकूफ़ गद्दार थे जिन्होंने कुछ पैसे, जागीर और अपने झूठे ईगो की खातिर अपने ईमान और अपने मुल्क को बेचकर जहन्नुम खरीद लिए। कमरुद्दीन की फ़ौजें जब जनरल स्टुअर्ट के पास पहुंची तो उसने बिना लड़ाई किए सुल्तान की फ़ौज की प्रिपरेशंस और सुल्तान की फ़ौज की सारी पोजीशंस के बारे में जनरल स्टुअर्ट को आगाह कर दिया, जिसकी वजह से सुल्तान की फ़ौज की सारी प्रिपरेशंस की जानकारी पहले ही अंग्रेज़ों तक पहुंच चुकी थी कि कितनी सुल्तान की फ़ौज है, कितना सुल्तान के पास असला है और कितना सुल्तान के पास रसद का सामान है, एट्सेट्रा। दोस्तों, इस वक्त अंग्रेज़ों की स्ट्रैटेजी ऑफेंसिव पॉलिसीज़ पे चल रही थी, यानी कि अंग्रेज़ सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहते थे। मगर अंग्रेज़ों की फ़ौज में सबसे बड़ी दिक्कत होने लगी थी खाने के सामान की, जैसे कि चावल, दाल और गेहूँ एट्सेट्रा, क्योंकि उस दौरान अप्रैल का सीज़न चल रहा था, यानी कि समर था यहाँ पर, और यहाँ पर ख़तरनाक धूप और गर्मी पड़ रही थी। और जब जनरल स्टुअर्ट की फ़ौज भी श्रीरंगपट्टनम के करीब आई तो जनरल हैरिस को लगा था कि वो खाने पीने का राशंस लाया होगा, मगर जनरल स्टुअर्ट भी अपना सारा राशन और असला बारूद ख़त्म करके वहाँ पर आया था। दोस्तों, अप्रैल 15, 1799 को जनरल हैरिस ने अपनी फ़ौज की एम्यूनिशन और फूड सप्लाईज़ की एक रिपोर्ट मंगवाई। उस रिपोर्ट में उन लोगों को पता चला कि राशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। इस बात पर जनरल हैरिस ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेलेस्ली को एक लेटर लिखा 18 अप्रैल 1799 को, और उसने अपने लेटर में लिखा कि आज हमने अपने राशन के सप्लाई का हिसाब किया है और हमें अब ये पता चला है कि हमारे पास अब सिर्फ 20 दिनों का राशन है हमारी फ़ौज के लिए, वो भी तब अगर हम अपने सिपाहियों को सिर्फ 2 वक्त का खाना देते हैं। और साथ ही उसने ये भी लिखा
कि अगर आपने हमारे लिए जल्द से जल्द राशन का सामान और असला बारूद नहीं भेजा तो हमारी फ़ौज यहाँ पर भूख से मारी जाएगी या फिर टीपू सुल्तान हमें मिटा देंगे। दोस्तों, जनरल हैरिस ये जानता था कि गवर्नर वेलेस्ली उसको कोई भी सपोर्ट नहीं भेज पाएगा मद्रास या फिर बंगाल की तरफ से, इसलिए वो किसी भी तरह से श्रीरंगपट्टनम फोर्ट पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो उसके इंजीनियर्स ने भी उसको ये सलाह दी थी कि किले की नॉर्थ वेस्ट एंगल की दीवार कमज़ोर है, और साथ ही गद्दारों ने भी उसको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि किले की नॉर्थ वेस्ट एंगल की दीवार बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए उसने नॉन स्टॉप तोपों से उस किले की दीवार को गिराने का हुक्म दिया। और साथ ही साथ इसी दौरान एक और बार सुल्तान और जनरल हैरिस के बाद सुलह के लिए बात चली। दोस्तों, जनरल हैरिस ने जो सुलह के कंडीशंस रखे थे सुल्तान के सामने, वो शर्तें किसी भी तरह से सही नहीं माने जा सकते। जनरल हैरिस ने सुल्तान के सामने जो सुलह के लिए कंडीशंस भेजे थे वो कुछ इस तरह थे। पहला कंडीशन ये था कि सुल्तान अपनी आधी से ज़्यादा सल्तनत को अंग्रेज़ों के हवाले करे, और दूसरा कंडीशन ये था कि सुल्तान फ़ौरन 2 करोड़ रुपए वॉर इंडेमिनिटी के तौर पर अंग्रेज़ों तक पहुंचाएं, और तीसरा कंडीशन ये था कि सुल्तान अपने 4 बच्चों को हॉस्टेजेस की तौर पर अंग्रेज़ों के पास दोबारा भेजें, और चौथा कंडीशन ये था कि सुल्तान अपने 4 बड़े जनरल्स, जिनके नाम जनरल हैरिस खुद बताएगा, उनको अंग्रेज़ों के हवाले करें। और साथ ही जनरल हैरिस ने यह भी कंडीशंस रखी थी कि 24 घंटों के अंदर अगर इन शर्तों को सुल्तान मान लेते हैं और अपने बच्चों और अपने कमांडर्स को सुल्तान अंग्रेज़ों के हवाले कर देते हैं तो इस जंग को रोक दिया जाएगा, और अगर सुल्तान इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो हमले जारी रहेंगे और साथ ही अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आगे क्या हुआ और सुल्तान क्या किए, इन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।